हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड का पेपर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग के सेमेस्टर एग्जाम अब स्टार्ट हो चुके ही हैं और मोस्ट प्रोबेबली जो आपका नेक्स्ट पेपर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 का है। तो हम लोग की जो सीरीज चल रही है एक कि जितने भी पेपर आपके होने वाले हैं उसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डिस्कस कराया जाए और ये भी बताया जाए कि अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो इनका आंसर आपको किस फॉर्मेट में लिखना है या किस तरीके से इसका आंसर लिखना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ मॉडल आंसर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए पहले शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 6 जो है 6 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका कह रहा है वो कह रहा है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या है। एक मिनट, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, पेन का कलर। ठीक, क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होगा? संविधान के पूर्व बना लॉ कौन सा है, कानून कौन सा है, संविधान के पश्चात बना कानून कौन सा है। आप जानते होंगे कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है। तो वैसे लॉ जो संविधान के इंडिया में लागू होने से पहले बने हैं वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, यानी कि संविधान पूर्व लागू हुए कानून हैं। और ऐसे कानून जो प्री पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि संविधान के भारत में लागू होने के बाद जो कानून फॉर्म हुए हैं इंडिया में, उसको पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर संविधान पश्चात लागू कानून उसको कहते हैं। तो यही चीज है। अगर आगे आपको लिखने तो देखो क्या कह रहा है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आर those laws enacted before 26 जनवरी 1950। पूरी तरह से हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो इसके पहले जो भी लॉ बने होंगे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कहलाएंगे। When the constitution come into force, these laws constitutes to be valid under Article 372 unless inconsistent with the constitution। और जो संविधान के लागू होने से पहले वाले कानून हैं वो संविधान में दिए गए प्रोविजंस को जहां तक फॉलो करते हैं वहां तक तो वैलिड होते हैं, लेकिन जहां तक फॉलो नहीं करते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजंस को, उतना जो लॉ है उनका इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है ना, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के उतने ही पार्ट, उतने ही भाग लागू होंगे हमारे अभी के समय में, मतलब आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन जब इनेक्ट हुआ उतने ही लागू होंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल के, जितने हमारे संविधान से कंसिस्टेंट होंगे, हमारे संविधान से तालमेल बिठा के चलेगा जितना प्रोविजन उस लॉ का, उतना ही लॉ हमारे यहाँ वैलिड होगा, लागू होगा। ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आप जान ही रहे हो कि संविधान के लागू होने के बाद बनाया गया है। तो ऐसे सभी लॉ जो संविधान के लागू होने के बाद बनाए गए हैं वो तो सब संविधान के अकॉर्डिंग ही होंगे ना, उसके जो भी कंसिस्टेंट ही होंगे उसके अनुसार ही बनेंगे, तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आर framed after the constitution come into effect must conform to the fundamental rights and other constitutional mandates। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकारों और अन्य संवैधानिक आदेशों के अनुरूप होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि जितने भी सेक्शन 13 सॉरी आर्टिकल 13 आप पढ़ोगे तो उसमें ये है कि लॉज इनकंसिस्टेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के जो भी लॉ असंगत होगा वो क्या होगा? इनवैलिड होगा या वॉइड होगा कह सकते हैं। लेकिन जो भी पार्ट हमारे संविधान से संगत है, साथ लेके चल रहा है, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, उतना पार्ट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का क्या होगा भैया? वैलिड होगा। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, जो आपने पढ़ा होगा सारथी बैच में, तो मैंने आपको बताया होगा सेक्शन 13 के बारे में। देखो भैया, इसमें एक केस है केशवन माधव
मेनन बनाम बॉम्बे राज्य का केस है 1951 का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कि माना कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 केवल संविधान पूर्व कानूनों पे लागू होता है। ठीक है ना, 13 क्लॉज 1, ठीक, 13 क्लॉज 1 जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का सिद्धांत, ये किस पे लागू होता है, तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे फॉलो होता है। मतलब उतना भाग तो वैलिड होगा जितना संविधान के कंसिस्टेंट में होगा, संगत में रहेगा, लेकिन उतना भाग प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, जो असंगत रहेगा प्रोविजन। ठीक है ना, तो ये याद रखना किस केस में बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी, रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25। आप जानते हो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक हमें जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका अधिकार मिला है कि हम अपने धर्म को अपने अकॉर्डिंग जो है प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट कर सकते हैं। ओके, ये हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद उस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, कुछ उस पे प्रतिबंध जो है लगाए जा सकते हैं। वो क्या है, तो आर्टिकल 25 गारंटीज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, हाउएवर दिस इज सब्जेक्ट टू, देखो कह रहा है अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका अभ्यास, प्रैक्टिस करने और उसको प्रचार करने के लिए गारंटी देता है। हालांकि यह निम्नलिखित के अधीन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने धर्म का प्रचार या धर्म का अभ्यास ऐसा करेंगे जो इन सब चीजों को हार्म करे या इन सब चीज को डेंजर में लाए। जैसे कि पब्लिक मोरालिटी, अगर आपके धर्म धर्म के प्रैक्टिस करने से या फिर उसका प्रोफेस करने से, प्रचार करने से, प्रोपोगेट फैलाने से अगर सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ रही है, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो उस पे क्या लगाया जा सकता है भाई, रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, प्रतिषेध लगाया जा सकता है। या फिर किसी का धर्म मोरालिटी, नैतिकता को हार्म करता है तो उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। हेल्थ पे हार्म करता है तो रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, और अदर फंडामेंटल पे किसी तरह का प्रभाव डाल रहा है ये गलत, तो उस पर भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर स्टेट पावर टू, और स्टेट का ये पावर है, राज्य का ये पावर है कि सेकुलर बनाने के लिए, सेकुलर गतिविधि के लिए भी रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है सेक्शन 25 पे। सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए भी रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, देखो मामला है कमिश्नर HRE बनाम लक्ष्मी चंद्र तीर्थ स्वामी, 1954 का ये केस है। न्यायालय ने माना कि धार्मिक स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रथाओं तक विस्तृत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर आपको धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई है अपना प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट करने की, तो आप पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को हानि पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा, कैन अ पर्सन बी क्लास, क्या कोई पर्सन का क्लास हो सकता है, क्या कोई व्यक्ति का वर्ग हो सकता है। तो देखो भाई आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, राइट टू इक्वालिटी की, इसको ध्यान से समझिएगा। राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। राइट टू इक्वालिटी में भी दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, दो चीजें, एक निकल के आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, EBL हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, EPBL। ठीक, ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूके से है, यूनाइटेड किंगडम, और ये जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है, और ये कहाँ से है, USA, अमेरिका, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब क्या कह रहा है, कानून के समक्ष क्या है, सभी लोग बराबर है, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर है, सबको एक एक तरह से ट्रीट किया जाएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कह रहा है कि सबको समान न्याय दिया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो इक्वालिटी अमॉन इक्वल्स, ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी
अमोंग इक्वल्स, मतलब इसमें क्लास आ जाता है, इसमें क्लास आ जाता है, इस कॉन्सेप्ट में क्या आ जाता है भाई, क्लास आ जाता है कि जो इक्वल है उसी के साथ हम इक्वालिटी परफॉर्म करेंगे। लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ में कोई क्लास नहीं देखी जाती, सबके ऊपर एक तरह से चीजें लागू करवाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें क्रिमिनल लॉस की, अगर कोई भी बंदा या कोई रिक्शे वाला है या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन है या ठीक है या कोई मंत्री है या फिर कोई नॉर्मल इंसान है, अगर वो किसी का मर्डर कर देता है तो उसको क्या मिलेगी भाई, सजा मिलेगी, सेम पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो कुछ भी रहे। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, सबके ऊपर एक तरह से चीजें चल रही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई नो क्लास, इसमें कोई क्लास नहीं है, नो क्लास, इक्वालिटी बिफोर लॉ में। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ में अब जैसे हम सब्सिडी का ही कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। मान लो कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको बहुत सारी सब्सिडी मिल जाती है, छूट मिल जाती है, जो अब पॉवर्टी लाइन है या रिच पर्सन है उनको ये सब नहीं मिलता, तो उनके साथ क्या इक्वालिटी नहीं की जा रही है, की जा रही है। उनके साथ क्या किया जा रहा है, इन लोगों के साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किया जाएगा, मतलब क्लास, यहाँ पे क्लासेस डिवाइड होंगे और उन क्लासेस के बीच में क्या होगा, इक्वालिटी को इंश्योर किया जाएगा। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, कैन अ पर्सन बी अ क्लास, क्लास हो सकता है, हाँ। इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ में क्लास के आधार पे ही हम क्या देते हैं भैया, इक्वालिटी देते हैं। तो इक्वालिटी अमॉन्ग्स इक्वल मतलब समान लोग के बीच में ही समानता करना क्या होता है, एक मिनट, समान लोग के बीच में ही समानता किया जाना चाहिए, ठीक, याद रखिएगा ये। अब इसको मैं इरेज करती हूँ, ये समझाने के लिए था सिर्फ। अब इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं, एक मिनट। थोड़ा सा चलिए अब देखते हैं। हाँ तो यस, क्या कह रहा है, कैन अ पर्सन बी अ क्लास, तो यस, अ पर्सन कैन बी ट्रीटेड एज अ क्लास if their situation is uniquely distinguishable, thereby justifies differential treatment under Article 14. Classification must be based on intangible differentia and have the rational action of the object. तो कह रहा है कि हाँ क्लास हो सकता है, लेकिन उसको एक क्लासिफिकेशन के बेस पे करना पड़ेगा और एक इंटेंजिबल डिफरेंशिया मतलब जो आप क्लास बना रहे हो उसको सही तरीके से और एक रैशनल नेक्सस देना पड़ेगा कि क्यों आपने क्लास को डिवाइड किया, और उन क्लासेस के बीच में आप इक्वालिटी को अश्योर करवा सकते हो। मेनली इक्वालिटी अमॉन्ग्स इक्वल्स की ये बात कर रहा है, ठीक। अब केस क्या कह रहा है, चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 के केस में क्या था, a single company was treated as a class due to unique financial issues and this classification was upheld। अब यहाँ पे देखो, चरणजीत लाल चौधरी यूनियन ऑफ इंडिया में एक सिंगल कंपनी थी, कंपनी को भी आप जानते हैं कि पर्सन किया जाता है कंसीडर्ड, इस कंपनी को ही एक क्लास मान लिया गया था कि ये अलग क्लास की है, क्यों, क्योंकि एक इसका यूनिक फाइनेंशियल था। ओके चलो, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपार्डी। डबल जेओपार्डी को बोलते हैं दोहरे खतरे से सुरक्षा। अब यहाँ पे देखो, जब भी आप कोई ऑफेंस करते हो या फिर कोई भी व्यक्ति चोरी करता है, थेफ्ट करता है, तो थेफ्ट के लिए उसको एक बार ही पनिशमेंट होगी, वन टाइम अगर थ्री इयर्स की है, उसको जितना भी कोर्ट ने पनिशमेंट दिया है सिर्फ एक चोरी के लिए उसको एक बार की सजा होगी। अब ऐसा नहीं है कि वो सजा काट करके निकला और जिसके यहाँ चोरी किया था इसको खुन्नस थी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, फिर वो व्यक्ति जाकर कह देगा कि अरे वो व्यक्ति चोरी जो किया था वो निकल आया है, हमको डर है, फिर वो चोरी कर देगा, तो फिर से इसको क्या चोरी के लिए सजा दी जा सकती है, वही चोरी जो उसने पहले की थी, तो नो, नहीं दी जा सकती। तो यही कह रहा है डबल जियोपार्डी में कि 20 आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में प्रोटेक्ट किया गया है, इट प्रोहिबिट्स prosecution and punishment for the same offense
मोर देन वंस। तो ये निषेध करती है, प्रोहिबिट करती है किसी भी ऐसे व्यक्ति को सेम ऑफेंस के लिए दोबारा प्रोसिक्यूट करने के लिए, दोबारा उसको सजा दिलाने के लिए। दिस इज नोन एज द ऑर्टिरियर false convict, applies only to judicial trial, not departmental or administrative proceeding। ये केवल जुडिशियल ट्रायल में होता है, कोर्ट पे अप्लाई होता है, ना कि डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग में नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि मान लो ये चोरी को जो है अपने किसी कंपनी में जॉब करता था और उस कंपनी में उसने चोरी की, तो कंपनी का जो ओनर था उसको सजा दिलवा दिया। अब ये नहीं है कि ये अब उस कंपनी से भी इसको क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, ठीक है, फायर कर दिया जाएगा, फायर्ड। तो क्या ये व्यक्ति कहेगा थेफ्ट जिसने किया है कि अरे मुझे तो जुडिशियल कोर्ट ने भी सजा दिया और मुझे डिपार्टमेंट भी सजा दिया, तो ये डबल जेओपार्डी हो गया। तो कोर्ट तो ये प्रोविजन 20+2 कहता है नहीं, ये केवल जुडिशियल ट्रायल यानी कोर्ट ही अगर आपको दोबारा सजा देगी तो उससे आपको प्रोटेक्शन मिला है डबल जेओपार्डी से। डिपार्टमेंटल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग के को डबल जेओपार्डी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है ई। नेक्स्ट ई क्या कह रहा है, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ फ्रीडम, मतलब स्वतंत्र की क्षेत्रीय सीमा। क्या कह रहा है, फंडामेंटल राइट्स आर जनरली एप्लीकेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप सब जानते हैं कि पूरे इंडिया पे लागू होता है। आर्टिकल 19 राइट्स फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन एक्सेट्रा अप्लाई टू द इंडियन सिटीजन आर टेरिटोरियली लिमिटेड। अब यहाँ पे देखो जो भी फ्रीडम आपको दिया गया है आर्टिकल 19 के अंतर्गत वो कहाँ तक उसकी सीमा है, तो भाई जहां तक इंडिया की सीमा है वहीं तक आपके फ्रीडम की भी सीमा है, याद रखना। ऐसा नहीं कि आप इंडिया के बाहर भी अपना फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम मांगोगे, नहीं, ठीक है, याद रख लेना कि जितनी इंडिया की सीमा है भाई उतना ही आपके फ्रीडम की भी सीमा है। फ्रीडम कैसे, फ्रीडम घूमने की, फ्रीडम ऐसा नहीं आप श्रीलंका चले जा रहे हो घूम रहे फ्री में कह रहे हो ये तो मेरा फ्रीडम है आर्टिकल 19, तो वहां पे नहीं होगा। जहां तक इंडिया का टेरिटरी है थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी आपका कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो लागू होगा, ठीक है, रेसिडेंट प्रोफेशन का। अब केस है कौन सा, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 का ये केस है। ये क्लैरिफाइड करता है दैट द सेंटर कैन एक्ट अक्रॉस द स्टेट अंडर प्रोविजन बट इंडिविजुअल राइट रिमेन टेरिटरी गवर्न्ड बाय द सिटीजन। कह रहा है कि केंद्र जो है वो कुछ प्रावधानों के तहत राज्यों में कार्य कर सकता है, लेकिन व्यक्तियों का अधिकार संविधान के क्षेत्रीय रूप से शासित है। तो राज्य तो कहीं भी जा करके अपना एक्सरसाइज कर सकता है जो भी चीज है, लेकिन हम एज अ सिटीजन हमको जितना राइट दिया गया है वो हमको अपनी टेरिटरी में ही मिल सकता है, इंडिया की टेरिटरी में। ऐसा नहीं कि जा करके दूसरे जगह हम कहें कि ये हमारा राइट टू फ्रीडम है, ठीक। अब आप लोग भाई ये सर्श्योरी वर्सेस प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण बनाम निषेध में अंतर पूछ रहा है। हाँ, तो सर्श्योरी वर्सेस प्रोहिबिशन, आप सभी लोग एग्जाम में जाने से पहले जितने भी 5 तरह के रिट्स हैं, जो बच्चे सारथी बैच में पढ़े थे उनको रिट्स बताया गया था। 5 तरह के रिट्स आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा सेक्शन सॉरी आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ठीक। सर्श्योरी क्या है, सर्श्योरी को हम लोग उत्प्रेषण कहते हैं, प्रोहिबिशन को हिंदी में हम लोग निषेध कहते हैं। देखो भाई, सर्श्योरी इज इशूड टू कॉज द डिसीजन ऑलरेडी मेड बाय लोअर कोर्ट और टू ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पे देखो सर्श्योरी का मतलब ये है, उत्प्रेषण का मतलब इसमें कोई भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने लोअर वाली कोर्ट्स को या ट्रिब्यूनल को क्या करती हैं, जजमेंट को क्वाश करती हैं, खत्म करती हैं, ठीक। तो यही कह रहा है उत्प्रेषण निचली अदालत या न्यायाधिकरण निर्णय के बाद, निर्णय हो गया उसके बाद द्वारा पहले से लिए गए निर्णय को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। ये बोला जाता है हायर कोर्ट्स के द्वारा लोअर कोर्ट्स को कि जो भी आपने इसमें जजमेंट दिया है उसको पॉज कीजिए, खत्म कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन कब किया जाता है, तो इज प्रिवेंटिव एंड इशूड बिफोर अ डिसीजन इज मेड टू स्टॉप प्रोसीडिंग आउटसाइड द जुरिडिक्शन। इसमें भी
हायर कोर्ट्स जो है वो लोअर कोर्ट्स को प्रिवेंट करती हैं, रोकती है, लेकिन ये डिसीजन आने आने के बाद पॉज करवा देती है डिसीजन को, लेकिन ये जो है प्रोहिबिशन में डिसीजन आने से पहले ही रोक देती है, डिसीजन आने ही नहीं देती हैं, ठीक है ना, इसको प्रोहिबिशन कहते हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका जो केस होता है, केस लॉज ऐसे करके आता है ना, केस लॉज आता है, उसको देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन माइनॉरिटीज स्कूल। तो अल्पसंख्यक विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, यस दी जा सकती है। दीज फंडामेंटल राइट आर वायलेटेड। आर्टिकल 28 clause 3 states that no person attending any educational institution maintained or recognized by the state shall be required to take part in any religious instruction or worship without their consent, even in minority run institution forcing student against their will violates this। कह रहा है कि देखो भैया, अगर माइनॉरिटी स्कूल है, ठीक है, और उस माइनॉरिटी स्कूल में क्वेश्चन ऐसा केस ऐसा रहा होगा, उस माइनॉरिटी स्कूल में अगर राज्य का कहीं से भी पैसा लगा है, राज्य का कहीं से भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो उसमें क्या नहीं कराया जा सकता, जो रिलीजियस रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसको नहीं कराया जा सकता ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जहां पर क्या किया गया हो, यहाँ पे राज्य ने कुछ अपना फंडिंग लगाया हो या राज्य का किसी तरह से पैसा लगा हो, ठीक। अब यहाँ पे देखो केस है अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, reiterated that secular nature of education and importance of consent in the religious teaching। तो शिक्षा की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति और धार्मिक शिक्षा में सहमति का महत्व को दोहराया गया। इसमें ये बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में दी जा रही जो भी एजुकेशन है उसको नहीं ग्रहण कर रहा कंसेंट से अपने, तो उसको जबरदस्ती नहीं वो चीज एजुकेशन ग्रहण करवाया जा सकता है, ठीक है ना, याद रखना। इसी तरह मेनका गांधी का केस है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये 1978 में। ऐसा आपको फैक्ट क्या दिया होगा, मेनका गांधी पासपोर्ट वाज इम्पाउंडेड विदाउट गिविंग अ चांस टू बी हर्ड। अब यहाँ मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था वो सीज कर लिया गया, बहुत लीडिंग है, बहुत फेमस केस है, इसको आप जानते होंगे। तो इसमें सुनवाई क्या हुई थी, बिना मेनका गांधी को सुने हुए उनका जो पासपोर्ट था उनको सीज कर लिया गया था। तो इसमें सिद्धांत क्या आया, द सुप्रीम कोर्ट एक्सपांडेड द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 होल्डिंग दैट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी विधि द्वारा स्थापित जो कानून है मस्ट बी जस्ट एंड फेयर रिजनेबल। तो जो भी कानून बनाए जा रहे हैं वो जस्ट, फेयर और रिजनेबल होने चाहिए। दिस केस लिंक्ड आर्टिकल 14, 19 एंड 21, और ये राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट टू लाइफ से जोड़ करके इस केस को एंटरटेन किया गया। लेइंग डाउट दैट any law depriving a person of liberty must pass the test of fairness and non-arbitrariness। अगर आप किसी भी व्यक्ति के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर रहे हो, उससे ले रहे हो उसकी लिबर्टी को, तो आपको ये दो चीजें प्रूव करनी पड़ेगी, ये दो टेस्ट, फेयरनेस की सही है और नॉन आर्बिट्रेरीनेस है, मतलब मनमाने तरीके से नहीं है और सही तरीके से निष्पक्षता के साथ इसको किया जा रहा है। तो इस चुनौती पे, इस कसौटी पे इसको खरा उतरना पड़ेगा अगर कोई किसी के लिबर्टी को कटन कर रहा है या उसको डिप्राइव कर रहा है, ठीक, तो याद रखना ये। फिर इसी तरह केस और है, आपको आता ही है लड्डू लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हो, लेकिन केस तो ऐसा नहीं है कि रिपीट करेगा, लेकिन हाँ केस नए नए जो है अभी आईपीसी में वो आई थिंक पिछले आपके क्लास पिछला जो आपका पेपर था लॉ ऑफ क्राइम्स था उसमें मुस्कान वाला भी केस पूछ लिया था, जो नीले ड्रम वाला केस था। तो रिसेंट केसेस पूछते हैं, मैंने ये बताया कि आपको अगर आता है तो उसको लिख करके फैक्ट उसका लिख देना है, फिर उसमें अपना जो भी ओपिनियन है वो बताना है, और उससे रिलेटेड अगर कोई जजमेंट आया है, लीडिंग केस आया है, तो उसको आप बता दीजिए, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, केस वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो
जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा वो आएगा प्रॉब्लम्स इन इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया एंड रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कह रहा है कि भारत में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन में समस्याएं और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका क्या है। तो भारत में जानते हो कि बहुत लोगों का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता है, तो इसको एनफोर्स कराने में क्या हमारे यहाँ समस्याएं हैं और इसमें सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है, यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है लागू करवाने में, क्यों लोग अपना फंडामेंटल राइट जो वायलेट होता है उसको नहीं एनफोर्स करा पाते हैं। तो पहला तो है लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब कि जागरूकता की कमी है। अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी पार्टिकुलरली इन रूरल एरियाज इज अनअवेयर ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। तो बहुत सारे हम लोग ना जानते हैं, जो पढ़ते हैं, बहुत सारे अभी भी लोग जो हैं वो फंडामेंटल राइट के बारे में नहीं जानते हैं, खासकर रूरल एरिया। तो ये भी एक कारण है कि इसका इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रहा है। दूसरा है डिले इन जस्टिस, बहुत लोग जाते ही नहीं, कहते हैं अरे इतने बैकलॉग ऑफ केसेस हैं, अगर ये हम करने जाएंगे तो पैसा भी खत्म होगा मेरा और बहुत टाइम भी लग जाएगा, डिले इन जस्टिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्या कह रहा है, फाइनेंशियल एंड सोशल वरियर्स है। फाइनेंशियल सोशल, पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफन कैन नॉट अफोर्ड लीगल हेल्प। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि पुअर और जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं ये बहुत ज्यादा लीगल हेल्प नहीं अफोर्ड कर पाते। तो ये फाइनेंशियल एंड सोशल वरियर्स भी है जो फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट में बाधा बनता है। ठीक, चौथा क्या कह रहा है, गवर्नमेंट नन कंप्लायंस, मतलब कि सरकारी गैर अनुपालन। तो सम टाइम एग्जीक्यूटिव एजेंसीज टू नॉट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव कभी कभी फॉलो नहीं करती है या फिर देर करती है, सही तरीके से नहीं करती। तो ये भी एक बाधा है। इनइफेक्टिव मैकेनिज्म, मतलब कि अप्रभावी तंत्र है। ऑल्दो रेमेडीज एग्जिस्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 26, these may not easily be accessible to all। बहुत लोग के लिए ये आसानी से एक्सेसिबल नहीं होता। छठा है ओवर डिपेंडेंस ऑन जुडिशरी, और हर चीज जुडिशरी पे ही टाल देना, ये भी एक चैलेंज है राइट टू जो आपका फंडामेंटल राइट है उसको इन्फोर्समेंट पे। तो राइट्स इन्फोर्स हैज ओवरली रिलाइड ऑन द कोर्ट्स रेदर देन सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। तो कभी भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो सीधे का सीधे किसके ऊपर जाता है, लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको इन्फोर्स कराने की, तो पूरी तरह से जुडिशरी पे जाता है। अगर यही चीज जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म को भी दिया जाता, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में भी ये चीज दे दी जाती इन्फोर्समेंट की, तो शायद थोड़ा सा आसानी होता अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराना। ठीक है, तो ये सब इसके चैलेंजेस है। अब यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रहा है फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट रोल एंड प्रिंसिपल इवॉल्व। तो लिबरलाइजेशन ऑफ लोकल असिस्टेंस, तो सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका में लोकल असिस्टेंस या पीआईएल का एक उदारीकरण रहा है। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1982 का ये केस है। इसमें कोर्ट ने क्या बोला, द कोर्ट अलाउड एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन टू अप्रोच द कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ विक्टिम हुज राइट वर इन्फ्रिंज्ड। तो एसपी गुप्ता केस में कहा कि देखो भैया, अगर वो विक्टिम नहीं आ पा रहा है जिसका फंडामेंटल राइट या फिर किसी भी तरह का राइट जो है वॉलेट हुआ है, तो उसके बिहाफ पे कोई भी व्यक्ति क्या आ सकता है, उसके राइट के लिए खड़ा हो सकता है, मतलब केस वगैरह कर सकता है। ठीक है, तो लोकस असिस्टेंस हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा क्या सुप्रीम कोर्ट का प्रयास रहा, तो एक्सपांडेड इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट के की विस्तृत व्याख्या करने में सुप्रीम कोर्ट का बहुत रोल रहा। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो 1978 का था, इसमें द कोर्ट हेल्ड दैट लॉ अंडर आर्टिकल 21 मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रिजनेबल। तो इसमें बोल दिया कि भैया जो भी आप कर रहे हो, कोई भी लॉ बना रहे हो, उसके पीछे बताओ कि ये न्याय संगत है, उचित है और रिजनेबल है, निष्पक्ष है। ठीक, ये बताना पड़ेगा किसी भी लॉ को बनाने से पहले। तो आर्टिकल 21 was interpreted to include a wide array of rights like right to education, right to health, right to
शेल्टर, राइट टू डिग्निटी, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, इस सब तरह के जो व्यापक एक विस्तृत व्याख्या है आर्टिकल 21 की, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई और इवन अभी भी की जा रही है। तो ये बहुत बड़ा विस्तृत इसकी व्याख्या है आर्टिकल 21 की। ठीक, अब राइट टू लीगल एड, तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ कंटिन्यूइंग मेंडामस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंडामस, चलो मेंडामस ने भी काम किया। मेंडामस मतलब होता है परमादेश देना। तो अ जुडिशियल इनोवेशन वेयर द कोर्ट कीप्स अ केस ओपन एंड मॉनिटर कंप्लायंस पीरियडिकली। तो न्यायिक नवाचार लाने के लिए कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया मेंडामस जो है वो रिट ला करके। तो ये भी एक अच्छा कदम था हमारे राइट, जितने भी राइट्स है फंडामेंटल राइट, उसको इन्फोर्स करने के लिए। चौथा था क्या, राइट टू लीगल एड, मतलब कानूनी सहायता का अधिकार आया। तो हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 में ये हाईलाइट किया गया, अप्लाइड अंडर ट्रायल्स एंड एम्फसाइज्ड फ्री लीगल एड एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का पार्ट ये भी बताया गया जो भी कैदी है, कैदी की दुर्दशा है, उस पर प्रकाश डाला जाए। ठीक है, उनके आर्टिकल 21 का ये इंफ्रिंजमेंट है। ठीक, अब इसी तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल इनटू फंडामेंटल राइट, तो निवेश सिद्धांतों को मौलिक अधिकार में शामिल करना, ये भी एक कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा प्रयास था फंडामेंटल राइट को अच्छे से इन्फोर्स करवाने के लिए। तो उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 का ये केस है। इसमें क्या बोला गया, द राइट टू एजुकेशन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 45 was read into आर्टिकल 21। इसमें ये बोल गया 21A, मतलब आपको एजुकेशन पाने का अधिकार, ये बोला गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी जो प्रोविजन है उसको भी फंडामेंटल राइट में कंसीडर करना चाहिए, जैसे राइट टू एजुकेशन। ठीक, अब इसी तरह कंक्लूजन आप देख सकते हो, वाइल इन्फोर्समेंट फेसेस सिस्टमैटिक चैलेंज, हालांकि जो लागू या प्रवर्तन कराने की चुनौतियां हैं वो बहुत ज्यादा है, सिस्टमैटिक है। द जुडिशरी हैज creatively expand and scope and enforceability of the fundamental rights। इसके बावजूद जुडिशरी ने बहुत सारे ऐसे कदम या स्कोप निकाले हैं जिससे फंडामेंटल राइट क्या हो सकेगा, इन्फोर्स हो सकेगा, प्रवर्तित हो जाएगा। जैसे PIL, जैसे जुडिशियल एक्टिविटीज एक्टिविज्म, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ DPSPs हैव सिग्निफिकेंटली एनहांस्ड एक्सेस टू जस्टिस। ये सारी चीजें न्याय तक पहुंचने में काफी हद तक मदद की है। ठीक है, ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन था। अब यहाँ पे क्वेश्चन 5 हम देख लेते हैं। इस क्लासिफिकेशन कॉन्ट्ररी टू आर्टिकल 14, क्या वर्गीकरण अनुच्छेद 14 के विपरीत है? तो मैंने आर्टिकल 14 आपको पहले ही बता दिया है शॉर्ट क्वेश्चन में कि किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है। तो आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, ये दो कॉन्सेप्ट है, ये पहला, ये दूसरा मैंने बोला आपको। However, it does not prohibit reasonable classification, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये reasonable classification नहीं कर सकेगा। reasonable classification वर्ग को ये बना सकता है आर्टिकल 14। Only class legislation is barred, ठीक है, केवल वर्ग विधान पर रोक है, क्लास लेजिस्लेशन ऐसा नहीं बन सकता, लेकिन हाँ एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। और रीजनेबल क्लासिफिकेशन कैसे होगा, उसका टेस्ट होगा। तो कह रहा है एस्टैब्लिश इन स्टेट ऑफ, इस केस में रीजनेबल क्लासिफिकेशन को एस्टैब्लिश किया गया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952 का केस है, एंड रिफाइंड इन रामकृष्णा डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर के केस में। तो पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार 1952 में स्थापित और रामकृष्ण डालमिया न्यायमूर्ति तेंदुलकर 1958 में परिष्कृत कर दिया गया, यानी कि इसको रिफाइन करके फिर से अच्छे से लाया गया। तो क्या किया गया, इंटेंजिबल डिफरेंशिया, तो बोधगम्य विभेद वर्गीकरण कुछ वास्तविक और पर्याप्त अंतर पर आधारित होना चाहिए। जो भी आप क्लासिफिकेशन या क्लास बना रहे हो वो एक रियल और सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन होना चाहिए, मतलब वास्तविक और पर्याप्त अंतर उसका होना चाहिए। फिर है दूसरा, किस बेस पे आप क्लासिफिकेशन करोगे, रैशनल नेक्सस, यानी कि तर्क संगत संबंध आप लाओगे। द डिफरेंशिया मस्ट बी रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव साउथ टू बी अचीव्ड, और जो भी आप
कर रहे हो उसके पीछे रैशनल होना चाहिए, उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कुछ मान्य या फिर वैलिड क्लासिफिकेशन है, उसके कुछ उदाहरण है, जैसे रिजर्वेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट फॉर SC ST एंड OBC अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4, ठीक है। तो रिजर्वेशन एजुकेशन में देना, एम्प्लॉयमेंट में देना SC ST एंड OBC को, ये किस आधार पे था, ये इंटेंजिबल डिफरेंशिया एंड रेशियो डेसिंडाई जो था, ठीक है, रेशनल नेक्सस और इंटेंजिबल डिफरेंशिया के आधार पे ये रिजर्वेशन दिया गया, ठीक, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन कम था, इनका रिप्रेजेंटेशन कम था, इनकी जनसंख्या ज्यादा थी, ठीक, इस आधार पर। और ये लोग सोशली भी बैकवर्ड थे, फाइनेंशियली भी बैकवर्ड थे। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बेस्ड ऑन इनकम स्लैब्स, ठीक है, और इनकम जो टैक्स वगैरह लगाए जा सकते हैं ये प्रोग्रेसिव किए गए, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टैक्स स्लैब भी बढ़ता जाएगा। तो इसके पीछे भी एक इंटेंजिबल डिफरेंशिया हुआ, और दूसरा आपका जो रैशनल नेक्सस है वो लगाया गया। फिर तीसरा है स्पेशल लॉस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, आर्टिकल 15(3) के तहत आप जानते हो कि वुमेन और चिल्ड्रन के इन्हांसमेंट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन लगाए गए हैं। तो ये कुछ उदाहरण थे वैलिड क्लासिफिकेशन के। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की केसेस हैं, जैसे कि रामकृष्णा डालमिया वर्सेस जस्टिस टेंडुलकर का केस है। इसमें क्या बोला, द कोर्ट ऑफ हेल्ड दैट क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, ईपी रोयप्पा का केस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 का ये केस है। इसमें इंट्रोड्यूस किया गया द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस एज द फेसेट ऑफ इक्वालिटी। इसमें बोला गया कि समानता के पहलू के रूप में गैर मनमानी की अवधारणा को पेश किया गया, ठीक है। समानता लाने के लिए मनमाने तरीके से डिफरेंस नहीं किया जा सकता, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये वैलिड क्लासिफिकेशन था, जो मान्य वर्गीकरण था। अब है इनवैलिड क्लासिफिकेशन, अमान्य वर्गीकरण। इसमें क्या हुआ कि इफ द क्लासिफिकेशन इज आर्बिट्ररी, अगर जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो मनमाने तरीके से किया जा रहा है, इरेशनल मतलब कि उसमें तर्क नहीं है कोई, और अनजस्ट है, सही भी नहीं है, अन्यायपूर्ण तरीके से, तर्कहीन तरीके से और मनमाने तरीके से अगर कोई वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन किया जाएगा, इस विल बी स्टक डाउन, तो इसको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक। केस क्या है, एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा 1981 का केस है। इसमें बोला गया रूल टर्मिनेटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ एयर होस्टेस ऑन मैरिज प्रेगनेंसी वॉज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें क्या बोला, विवाह गर्भ अवस्था पर एयर हॉस्टेस की नौकरी समाप्त करने के लिए नियम जो बनाया जाता था एयर कंपनियों के द्वारा, फ्लाइट्स के कंपनियों के द्वारा, वो असंवैधानिक घोषित किया गया। अब महिला है तो भाई विवाह तो होगा ही ना, उसका विवाह करने पे थोड़ी ना उसको जॉब से निकाल दोगे, ठीक है। अब महिला है तो ये नेचुरल है कि गर्भावस्था यानी कि वो प्रेग्नेंट होगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसकी जॉब चली जाएगी। तो ये भाई ये जो क्लासिफिकेशन था ये इनवैलिड था, ठीक। कंक्लूजन आप देख सकते हो, क्लासिफिकेशन एज पर से इज नॉट अगेंस्ट द आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्लासिफिकेशन जो किया जा रहा है वो वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, और क्योंकि यहाँ पे एक इंटेंजिबल डिफरेंशिया को देखा जा रहा है, रैशनल नेक्सस को देख करके जो पीछे है उनको, मैंने बोला ना इक्वालिटी अमॉन्ग इक्वल्स लाया जा रहा है, तो कहीं से भी आर्टिकल 14 के अगेंस्ट नहीं जाता है, ठीक। ट्विन टेस्ट को देखेगा, इट इनेबल्स डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल सिचुएशन टू प्रमोट रियल इक्वालिटी। तो जो दो अलग अलग सिचुएशन है उसमें इक्वालिटी लाने को रियल इक्वालिटी हम कहेंगे। अब जो पहले से इक्वल है उसमें इक्वालिटी ला रहे हो तो क्या मतलब है। अब यहाँ पे है 6, क्वेश्चन नंबर 6, जो बात करता है किसके बारे में भाई, रिजर्वेशन पॉलिसी एंड राइट टू इक्वालिटी। वही क्वेश्चन है, इसी से क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। आरक्षण नीति और समानता का अधिकार क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, रिजर्वेशन एम्स टू एंश्योर सब्सटेंशियल इक्वालिटी बाय अफ्लिक्टिंग डिसएडवांटेज। तो रिजर्वेशन का ये एम ही है, ये उद्देश्य ही है कि जो वंचित समूह के लोग हैं
उनको उनको अपलिफ्ट किया जाए, उनका उत्थान किया जाए और वास्तविक समानता उनको सुनिश्चित की जाए। इसीलिए आर्टिकल 15 का क्लॉज 4, 15 का क्लॉज 5 के अंतर्गत रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है ऐसे लोगों को जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 में रिजर्वेशन दी गई है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, प्रमोशन में फॉर द बैकवर्ड क्लासेस टू एससी एंड एसटी। फिर आर्टिकल 14 भी ये बोलता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, ठीक है। तो वीकर सेक्शन को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक तत्व एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में भी प्रोविजन दिए गए हैं। और क्यों दिए गए हैं? अपलिफ्टिंग द डिसएडवांटेज ग्रुप, जो वंचित समूह है उनको अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। इसमें लैंडमार्क केसेस क्या है? इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको मंडल कमीशन केस भी बोलते हैं, 1952 का। इसमें अपहेल्ड किया गया 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए, कैप्ट टोटल रेज, और इसमें यह भी बोला गया कि भैया 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, मतलब किसी भी हाल में 50% तक आप रिजर्वेशन टोटल दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। फिर रिजर्वेशन नॉट अलाउड इन प्रमोशन अंडर आर्टिकल 14 क्लॉज 4 में ये बोला गया, ठीक है, ऐतिहासिक मामला में। फिर उसके बाद आया इस पे रिजर्वेशन पे केस एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का। अब इसमें पदोन्नति की आरक्षण की अनुमति देने वाले संवैधानिक संविधान को बरकरार रखा। इसमें बोला कि हाँ, जो एससी एंड एसटीज है उनको रिजर्वेशन प्रमोशन में मिलेगा, ये लागू रखा एम नागराज केस में। और लेट डाउन 3 कंडीशन बोला कि बैकवर्डनेस होनी चाहिए, इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, मतलब ऐसे लोग को अगर, मतलब कि अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट में प्रमोशन का रिजर्वेशन मिल रहा है तो ये किस कंडीशन पे आधारित होना चाहिए? 3 कंडीशन पे, मतलब बैकवर्डनेस मतलब उनका पिछड़ापन दिखना चाहिए कि वो ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, इनएडिक्वेट यानी उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है उसमें भी कमी दिख रही है, ठीक। तो ये जो है वो जर्नल, नेक्स्ट है जो केस है जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 का रिसेंट केस है। इसमें एससी एसटी के लिए पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की एम नागराज की आवश्यकता को खारिज कर दिया गया, मतलब ओवर रूल्ड एम नागराज जो रिक्वायरमेंट किए थे कि कलेक्टिंग क्वांटिफाइबल डेटा ऑन बैकवर्डनेस ऑफ एससी एंड एसटी, इसमें एम नागराज ने बोला था कि भाई एससी एंड एसटी का जो भी बैकवर्डनेस का डेटा है, क्वांटिफाइबल डेटा, वो आना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन जर्नैल सिंह में ये केस में बोल दिया गया कि नहीं, कलेक्ट करने की कोई जरूरत। अब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आप जानते हो कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया, जिसमें 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को दिया गया। ये जनरल कैटेगरी के लोगों को जिस इकोनॉमिकल जिसकी कंडीशन वीक है उसको दिया गया, और 10% का दिया गया। इसके अंतर्गत ही 15 क्लॉज 6 को ऐड किया गया, अपहेल्ड किया गया। इसमें जनहित कौन से केस में आया था? ये जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 के केस से ये आया था, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग इक्विटी एंड अफॉर्मेटिव आंसर, किस तरीके से हम समानता और सकारात्मक कार्रवाई में संतुलन बनाते हैं, इसको आपको देखिएगा कि फॉर्मल इक्वालिटी आर्टिकल 14 में आपको दिखता है। फिर सब्सटेंटिव इक्वालिटी आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में वास्तविक, जैसे कि ये औपचारिक समानता है। 14 कहता है कि सबके लिए समानता है, इसमें भी क्लासिफिकेशन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एक औपचारिक समानता है, सब एक समान है, सबको एक तरह से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जो आर्टिकल 15 और 16 है वो वास्तविक समानता है, वो सच में चीजों को, परिस्थितियों को देखते हुए इक्वालिटी लाने के लिए वैसा प्रोविजन या रिजर्वेशन की कॉन्सेप्ट को लाता है, ठीक। रिजर्वेशन इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, रिजर्वेशन जो है वो पॉजिटिव एम के साथ किया जाता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है मतलब कि एक सकारात्मक भेदभाव है, टू अचीव द आइडियल्स टू सोशल जस्टिस, मतलब सामाजिक आदर्शों को, सामाजिक न्याय को अचीव करने के लिए रिजर्वेशन लाया गया है। कंक्लूजन अब देख लेते हैं इसका। रिजर्वेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली
सेंशनड मीन्स टू अचीव जेन्युइन इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी रिजर्वेशन इसीलिए लाया गया था या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है ताकि जेन्युइन जो इक्वालिटी है, सही तरीके से जो समानता है वो लाई जा सके। फ्रॉम फार फ्रॉम वायलेटिंग आर्टिकल 14 इट reinforce it by ensuring equality in opportunity। यह अवसर में, ठीक है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन के बजाय ये अवसर में समानता को सुनिश्चित करता है और इसको मजबूत बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आर्टिकल 14 लागू नहीं होता है, ठीक है। चल, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आपके लिए, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन फिर भी आपको ये देख के जाना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड सोशल जस्टिस प्रोविजन। तो नीति निर्देशक तत्व आपने पढ़ा है पार्ट 4 में अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नीति निर्देशक तत्व और सामाजिक न्याय के प्रावधानों का क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। तो देखो भाई, ओवरव्यू देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक दिया गया है। प्रोवाइड नॉन जस्टिशिएबल, हालांकि ये नॉन जस्टिशिएबल है, इसके अगर ये वॉयलेट होता है तो इसके लिए आप जस्टिस लेने नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, बट फंडामेंटल गवर्नेंस गाइडलाइंस, लेकिन एक ये मूल या मौलिक शासन दिशा निर्देश है जिसको हर एक स्टेट को फॉलो करना पड़ता है। एक दिशा निर्देश, ठीक है ना, और ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन करना चाहिए स्टेट्स को, ऐसा ये मानता है। Their objective is to establish a welfare state based on the justice, social, economic and political। और ये इसका उद्देश्य यही है कि ये वेलफेयर स्टेट को बनाए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, और जस्टिस दे। किस किस बेसिस पे? सोशल, सामाजिक पे, आर्थिक पे, और जो राजनीतिक स्तर पे है उस तरह का जस्टिस प्रदान है। ओके, अब ऑब्जेक्टिव अचीव्ड, क्या क्या ऑब्जेक्टिव भैया, प्राप्त उद्देश्य क्या क्या है? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी आर्थिक लोकतंत्र होना चाहिए, सबको एक डिसेंट लाइवलीहुड मिलनी चाहिए, इक्वल पे होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, सोशल वेलफेयर होना चाहिए, जैसे राइट टू वर्क होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ये सारी चीजें। रिडक्शन इन इक्वालिटी, इनइक्वालिटी में कमी आनी चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन है, उसको सही तरीके से समानता के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए लोगों के बीच में। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है। 48 ये बोलता है कि किस तरीके से हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करें। पांचवा जो है प्रमोशन टू जस्टिस, यानी कि न्याय को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोविजन है। आर्टिकल 38 मैंडेट्स दैट स्टेट टू सिक्योर द जस्ट ऑर्डर, मतलब स्टेट जो है न्यायपूर्ण व्यवस्था को बनाने में सुनिश्चित करेगा, ठीक है। अब इसी तरह डीपीएसपी रिलेटेड सोशल जस्टिस है, बहुत सारे आर्टिकल सब मैंने पढ़ाया था, इसको आप लोग देख जाइएगा कि ये क्या कहता है, ठीक। ये सब किस लिए हो रहा है? एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। अब इसका जुडिशियल रिकॉग्निशन कब आया? तो उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में, मेड एजुकेशन अप टू एज 14 एज अ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट बनाया गया, एज वेल एज ये डीपीएसपी में भी ला दिया गया। फिर ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट टू लाइवलीहुड रीड इनटू आर्टिकल 21 यूजिंग डीपीएसपी। तो डीपीएसपी में जो राइट टू लाइवलीहुड है उसको जो है डीपीएसपी में डाला गया, एज वेल एज ये फंडामेंटल राइट भी है। तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड ड्यूटीज बताया गया सिटीजन्स के, सॉरी स्टेट्स के लिए, कि वो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। राइट टू लाइफ के अंदर ये भी प्रोटेक्ट। तो ये सब कुछ जुडिशियल न्यायिक मान्यता है, जिससे हमको लगता है कि हाँ स्टेट्स को एक अच्छा वेलफेयर कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए जो बताया गया है डीपीएसपी, ठीक है। कंक्लूजन क्या कह रहा है? डीपीएसपी आप पूरा देख लीजिएगा, लाइन बाय लाइन जितना भी दिया हुआ है, जो मोस्ट है। हालांकि मैंने क्लास भी लिया है इस पर, तो जो बच्चे सारथी बैच के हैं उनको तो अच्छे से पता होगा ये बात। डीपीएसपी complement fundamental rights by shaping policies for achieving social and economic justice। मतलब डीपीएसपी जो सामाजिक आर्थिक न्याय है उसको प्राप्त करने के लिए एक आकार देता है। तो नॉट एनफोर्सेबल, हालांकि ये लागू नहीं करवाया जा सकता, अदालत में लागू नहीं करवाया जा सकता।
दे गाइड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेट गवर्नमेंट, लेकिन ये संवैधानिक शासन और विधायिक विकास का एक मार्गदर्शन है, एक गाइडलाइंस है, जिसको अगर फॉलो करता है कोई तो वो वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य बन सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, इसको देख लेंगे तो आपको ज्यादा थोड़ा सा अच्छा रहेगा लिखने के लिए कि हाँ, अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन को एक सिनोप्सिस फॉर्म में लिखते हैं, हेडिंग्स को क्या क्या हेडिंग्स हमें डालनी है, अगर उसको हम एक जगह लिख करके उस पर खुद से डिस्कस कर लेते हैं या फिर पढ़ भी लेते हैं तो आप अच्छे से अपना आंसर लिख करके आ सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एज अ टूल फॉर सोशल चेंज, जो PIL है, बहुत लोग कहते हैं ना PIL डाल देंगे, ठीक है, PIL यानी जनहित याचिका, ये एक सामाजिक परिवर्तन के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, तो इसको आपको बताना है। तो PIL क्या है, सबसे पहले तो ये बोलो। PIL allows individual or groups to approach the court for protection of rights of disadvantaged section or public causes. It was judicially involved in India, especially during the post-emergency era. अब यहाँ देखो PIL में कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो वंचित वर्ग है उनको अधिकारों के लिए या फिर एनवायरमेंटल ऐसे पब्लिक जो इश्यूज हैं उनके लिए कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। और ये कब इंडिया में इन्वॉल्व हुआ, तो पोस्ट इमरजेंसी यानी 1975 के बाद से ये बहुत इवॉल्व हुआ, हमारे यहाँ निकल करके आया PIL का अच्छा सा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या है। रिलैक्स्ड लोकस स्टेंडाई, इसमें लोकस स्टेंडाई को रिलैक्स किया गया, मतलब किसी भी अगर कोई भी ऐसा चीज है जो पब्लिक को इफेक्ट कर रहा है या एनवायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है, उसके लिए कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है या व्यक्तियों का समूह कोर्ट में जा सकता है PIL लेकर के। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है फोकस ऑन पब्लिक इंटरेस्ट एंड कलेक्टिव राइट्स, और ये सार्वजनिक हित और सामूहिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट है ऑफन बेस्ड ऑन लेटर्स मीडिया रिपोर्ट्स, और अक्षर पत्रों मीडिया रिपोर्टों आदि पर भी आधारित कोई जा करके PIL कर सकता है। मान लो कोई रिपोर्ट आई, उस पर भी PIL हो सकता है, और न्यूज में भी कोई चीज निकली है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के, तो उस पर भी PIL हो सकता है। अब लैंडमार्क केसेस जो PIL पे है वो क्या है, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस है। Recognized PIL as the legitimate judicial remedy for redressing public grievances। ठीक, तो PIL जनहित शिकायतों के निवारण के लिए जनहित याचिका को वैध न्यायिक उपाय के रूप में मान्यता दी गई। किसमें, तो SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको PIL को एक न्यायिक जो है वो मान्यता दी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1989 में, इसमें एड्रेस किया गया फ्लाइट ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ऑफ द, इसमें PIL लाया गया और जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे उनके जो दुर्दशा हो रही थी उनके साथ, उसको इसमें उठाया गया। ठीक, नेक्स्ट केस आया विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 में। कोर्ट ले डाउन गाइडलाइंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्कप्लेस इन एब्सेंस ऑफ लॉ, मतलब कि अदालत ने एक गाइडलाइंस दी, PIL के थ्रू ही आया था, और इस PIL का ये रिजल्ट था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस दी सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन एट वर्क प्लेस पे, हालांकि लेजिस्लेचर ने तब तक इस पे कोई कानून नहीं बनाया था। ठीक, MC मेहता केस, इसमें क्या आया, गंगा पॉल्यूशन केस, ओलियम गैस लीक केस, एस्टैब्लिश एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड PIL। तो MC मेहता ने एक पूरा विधि शास्त्र ही बना दिया है एनवायरमेंट के लिए। तो गंगा पॉल्यूशन, ओलियम गैस केस, इस चीजों के लिए MC मेहता जी ने PIL लाया था। तो आप देख रहे हो PIL कितना इंपॉर्टेंट है, PIL के थ्रू ही बहुत सारे लॉ भी बन जाते हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस भी आ जाती है। शीला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एड्रेस कस्टोडियल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो इसमें महिलाओं के खिलाफ जो हिरासत में हो रही हिंसा थी, इसकी बात करी गई थी शीला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में PIL के केस। अब यहाँ पे देखो इम्पैक्ट ऑफ PIL का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इम्पावर्ड मार्जिनाइज्ड ग्रुप, तो हाशिए पे जो खड़े लोग हैं, समूह है, उनको सशक्त बनाता है, उनकी भी बात को हम कोर्ट में पहुंचा सकते हैं, और उनके लिए भी हम जो है अपना उनके हक के लिए भी अपनी उनकी बात कोर्ट तक हम पहुंचा सकते हैं, उनको भी न्याय दिला सकते हैं। लेड टू द पॉलिसी रिफॉर्म इन हेल्थ, एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट, और
स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा और मानव अधिकारों में नीतिगत सुधार भी लाया जा सकता है। आपने देखा बहुत सारे PIL के थ्रू लाया गया। नेक्स्ट है मेड जुडिशरी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन गवर्नमेंट, और न्यायपालिका को शासन में सक्रिय भागीदार PIL के थ्रू बनाया जा सकता है। आपने देखा। क्रिटिसिज्म देख लो कि भाई जुडिशियल ओवर रिच का कंसर्न है। ये खतरा हमेशा रहता है कि कहीं PIL के माध्यम से ऐसा ना हो कि जो कोर्ट है वो बहुत ज्यादा जजमेंट देने लगे, बहुत ज्यादा रूल्स जो है वो बनाने लगे और इसका अतिक्रमण हो जाए। न्यायिक अतिक्रमण की चिंता इसमें रखती है कि जो कोर्ट है वो ज्यादा ही इंटरफेयर करने लगेगा इन सब लॉ मेकिंग जो चीज है उसमें। फिर है प्रीवियस PIL वेस्टिंग कोर्ट टाइम, और जो भी तुक्ष PIL छोटी छोटी चीजों के लिए PIL लोग डाल देते हैं वो कोर्ट का समय बर्बाद कर सकता है। ये कुछ आलोचना है PIL के लिए। ठीक, कंक्लूजन अब देख लेते हैं। PIL ने न्यायपालिका को जनहित के रक्षक के रूप में बदल दिया है। तो न्यायपालिका को एक जनहित रक्षक के रूप में PIL को माना जाता है। यह सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली साधन रहा है जो सुनिश्चित करता है कि न्याय सबसे कम आवाज वाले लोगों तक भी पहुंच सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू जो लोग अपना आवाज नहीं पहुंचा पा रहे न्यायालय तक, उनकी आवाज भी PIL के माध्यम से कोई और व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायपालिका के लिए ले जा सकता है। और न्यायपालिका इसमें देख करके, मतलब इसको एंटरटेन करके उनके लिए भी अच्छा जजमेंट दे सकती है, उनका न्याय भी सुनिश्चित कर सकती है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल 2 का, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 का पूरा पूरा आपका PYQ और उसका सॉल्यूशन। ठीक है, और आई होप आप ऐसे ही करके आएंगे, लिख करके आएंगे जिस तरीके से मैंने बताया है। स्ट्रक्चर आपका ऐसे ही रहना चाहिए। किसी भी अगर क्वेश्चन को आप लिख रहे हो तो उसमें इंट्रोडक्शन लिखो, खासकर लॉन्ग क्वेश्चन में। शॉर्ट में नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग में इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद उसके टाइप्स काइंड्स अगर हैं तो वो लिखोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, फिर केस लॉस को डालना आपको बहुत जरूरी है और लास्ट में कंक्लूजन भी डालना आपको बहुत जरूरी है। अब बात रही जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें मैंने बोला है कि जो जो केस आ रहा है उसका एक ब्रीफ फैक्ट लिख दो। फैक्ट के बाद उसमें निर्णय क्या आप देना चाहते हो, निर्णय हेडिंग डालो क्या होना चाहिए, और किस संविधान में या किसी लॉ में उसके रिलेटेड कौन से प्रोविजंस है वो बता दो। और फिर अगर उससे रिलेटेड कोई केस आपको याद है तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, केस आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है ना। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो आपका पेपर है उसके लिए भी आपको PYQ के ऐसे ही मॉडल जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है वो आपको देखने को मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।